Hello students, this is Nitish Tiwari and this is video lecture 1 of Constitutional Law, which is there in your LLB Honors 4th semester course as well as 3 LLB 3 years 2nd semester course. हम इस सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक विधि को पढ़ेंगे और आई नीड नॉट से मच अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस विषय की उपयोगिता के बारे में ज़्यादा कुछ बताने के लिए की ज़रूरत है नहीं। आप सभी जानते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ योर 4th सेमेस्टर पेपर एज वेल एज 3 years पेपर। तो इस सेमेस्टर में हम लोग यूनिट वाइज टॉपिक को कवर करेंगे और सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 से शुरुआत करेंगे। विल स्टार्ट द टॉपिक फ्रॉम यूनिट 1 इटसेल्फ। और जैसा कि आप सामने नोट्स स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप सिलेबस देख सकते हैं कि इस बार फंडामेंटल राइट से हम लोगों को सिलेबस की शुरुआत करनी है। फंडामेंटल राइट से शुरुआत करनी है यूनिट 1 से। और इसमें आपके नोट्स में जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे और जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर में उस पर स्पेशल फोकस रहेगा हमारा। और 2013, 14, 15, 16 तमाम पेपर 19 तक आपको सामने शो हो रहे होंगे। तो सारे पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज हम लोग डील करेंगे इस सिलेबस को। तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 इज, एज यू कैन सी, प्रियम्बल एंड इट्स सिग्निफिकेंस। प्रियम्बल को हिंदी में उद्देशिका कहते हैं। प्रियम्बल एंड इट्स सिग्निफिकेंस, उद्देशिका और इसका महत्व आज जानने का प्रयास करेंगे पहले लेक्चर में और उसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रियम्बल हमारे संविधान में क्या उपयोगिता रखता है, प्रियम्बल को पीछे लाने का उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड फ्रेमिंग ऑफ दिस प्रियम्बल, और what are the main objectives of this preamble, or history behind the making of this preamble and the meaning of important words। preamble में प्रयुक्त जो शब्द हैं उसके अर्थ भी हम जानने का प्रयास करेंगे और लास्ट में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल की क्या भूमिका है, वेदर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और वेदर इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कुछ 3-4 सवालों को हम लोग डील करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आपके दिमाग में आएगा प्रियम्बल को लेकर वो ये आएगा कि व्हाट इज़ प्रियम्बल। क्योंकि सिर्फ प्रियम्बल संविधान में नहीं, बाकी जो विधियाँ आप पढ़ते हैं उसमें भी कई बार आपने प्रियम्बल को देखा होगा। तो प्रियम्बल एग्जैक्टली होता क्या है? तो प्रियम्बल इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो प्रियम्बल एक ऐसा स्टेटमेंट है किसी लॉ का, किसी डॉक्यूमेंट का एक ऐसा स्टेटमेंट है जो उस डॉक्यूमेंट की, उस लॉ की फिलॉसफी और ऑब्जेक्टिव्स को बताने का काम करता है। अ स्टेटमेंट विच ट्राइज टू explain the philosophy, the objectives, the goals, the ideas behind making of a particular document is known as preamble। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसी ही भूमिका, कुछ ऐसा ही पार्ट प्रियम्बल प्ले करता है। हमारे भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटेंशन रही थी फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, जो हिस्ट्री है, जो वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको बताने का काम करता है। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट में हिस्ट्री को समझेंगे। अगर प्रियम्बल की बात अगर हम कहते हैं कि प्रियम्बल आया कहाँ से, तो हम देखेंगे सबसे पहले इसको लेकर कोशिश हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के माध्यम से, जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया था। और फाइनली ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट भी कर लिया गया था और बाद में वही शेप लेता है हमारे प्रियम्बल का। तो प्रियम्बल में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स जो हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व, आपने पूरी प्रियम्बल तो आपने
होपफुली जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो पहली पेज पे प्रीएम्बल दी रहती है, तो थोड़े बहुत वर्ड्स से आप फेमिलियर होंगे, लेकिन हम आज देखेंगे कि उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है। जैसे वी द पीपल ऑफ इंडिया शुरुआत होती है प्रीएम्बल की, तो कुछ कीवर्ड्स की मीनिंग जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि सॉवरेनिटी मीन्स, सॉवरेनिटी का अर्थ क्या है, और 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, या सोशलिस्ट मीन्स, सेक्युलर मीन्स, व्हाट वी द पीपल इम्प्लाई। इस तरह के सवाल 3-4 आपसे ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। सब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इसीलिए इन शब्दों को जानने का हम प्रयास करेंगे। द फर्स्ट वर्ड जो की वर्ड है वो है, शुरुआत जहाँ से होती है वहाँ से लेंगे, वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल सॉरी वी द पीपल ऑफ इंडिया इम्प्लाइज दैट द अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। जो संप्रभुता है वो भारत के लोगों में निहित है, भारत के लोगों में निहित है। इसका अर्थ क्या है कि एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे वो भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो उनके द्वारा जो संविधान बनाया गया है वो अल्टीमेटली कहाँ से इन्फोर्सेबिलिटी, कहाँ से अपनी वैधानिकता पाती है, वो है हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग यहाँ पर जो मीनिंग है वो इंडिकेट करता है कि अल्टीमेट सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल ऑफ इंडिया। सॉवरेनिटी, फिर शब्द आ जाएगा आपके दिमाग में कि व्हाट डज सॉवरेनिटी मीन। तो सॉवरेनिटी से हम समझेंगे कि सॉवरेनिटी ये होता है कि द टर्म सॉवरेनिटी मीन्स दैट द कंट्री हैज इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड इज नॉट गाइडेड बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। हम अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और इसमें किसी और बाहरी शक्ति का कोई दखल नहीं होगा। ये सॉवरेनिटी की मीनिंग आपको ध्यान रखनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है समाजवाद, सोशलिस्ट। ये वर्ड भी आपने बहुत सुन रखा होगा, लेकिन मीनिंग क्या होती है समाजवाद की? तो समाजवाद को आप समझने के लिए उसको आसान शब्दों में कहा जाए तो समाजवाद का अर्थ ये होता है कि जिस सरकार में, जिस एंटिटी में अगर कहा जाए तो क्या होगा, स्टेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेस। क्या है, लोगों में समानता होगी और संसाधनों का बंटवारा बराबर रूप में किया जाएगा और उसमें राज्य की सक्रिय भागीदारी होगी, सक्रिय भूमिका होगी। ये टर्म होता है समाजवाद, सोशलिस्ट का मतलब। फिर एक शब्द है सेक्युलर। मूल संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोशलिस्ट वर्ड है और जो सेक्युलर वर्ड है वो एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये दो वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, ये बाद में आए, मैं आगे आपको बताऊंगा जब अमेंडमेंट बताऊंगा प्रीएम्बल को लेकर। तो अगला वर्ड क्या है, सेक्युलर, जिसको हिंदी में कहते हैं पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष नहीं कहते हैं। और आगे के लेक्चर्स में मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर पंथ निरपेक्ष क्यों कहा गया, धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं कहा गया है। लेकिन फिलहाल के लिए आप पंथ निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म का मीनिंग क्या जानेंगे। इन शॉर्ट, सेक्युलरिज्म का मतलब यह होता है कि द स्टेट डज नॉट हैज इट्स ओन रिलीजन। स्टेट की अपना कोई धर्म नहीं होगा। और अल्टीमेटली ये क्या कह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि जो रिलीजन है ये प्राइवेट अफेयर है, ये व्यक्तिगत मामला है नागरिकों का और इसमें राज्य कोई दखल नहीं। ये नहीं कह रहा है कि राज्य एथीस्ट है। ये क्या कह रहा है, राज्य जो है इसमें अपना कोई धर्म नहीं रखेगा, यानी लोगों के ये मामला व्यक्तिगत है और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, धर्म के बेसिस पर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। यानी जितने धर्म हैं, इट शुड हैव इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल प्रोटेक्शन एंड इक्वल सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है। इसके बाद एक शब्द आता है डेमोक्रेटिक। व्हाट डज डेमोक्रेटिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? तो डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी सबसे आसान तरीके से अगर आपको अभी समझना हो तो वो अब्राहम लिंकन का एक स्टेटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारे देश में जो संविधान बना है उसकी वैधानिकता, जैसा मैंने पहले कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स अथॉरिटी थ्रू द विल ऑफ द पीपल। ये अथॉरिटी, वैधानिकता कहाँ है? भारत के लोगों की इच्छा में समाहित है। अगला टर्म हम आएंगे, अगला टर्म है रिपब्लिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इसकी मीनिंग को लेकर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो गणतंत्र का अर्थ क्या है? रिपब्लिक का अर्थ क्या है? तो रिपब्लिक के अर्थ को हम यूं समझेंगे कि रिपब्लिक का मतलब द वर्ड रिपब्लिक रिप्रेजेंट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल एंड द सीट इज नॉन हेरिडेटरी इन कैरेक्टर। जो राज्य का प्रमुख होगा वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लोगों के द्वारा चुना जाएगा और यह सीट जो है वो क्या होगी? वंशानुगत नहीं होगी। वंशानुगत का मतलब कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा। डेमोक्रेसी में क्या होगा? लोगों के द्वारा वो चुना जाएगा और वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और वो उसके चुने जाने के बाद ऐसा नहीं होगा कि फिर उसको हेरिडेटरी नियम उस पर अप्लाई होगा और उसका बेटा इलेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये होता है गणतंत्र का मतलब। हमारे यहाँ इलेक्टेड हेड अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति इलेक्टेड हेड हैं स्टेट के। इसके बाद एक सवाल आता है, दीज वे सम ऑफ द की वर्ड्स, जिसकी मीनिंग आपको जानना ज़रूरी था। अब एक बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं प्रियम्बल के, तो अगर आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो लास्ट में अगर आप देखते हैं कि वी द पीपल ऑफ इंडिया से लाइन शुरू होती है और हम सिक्योर करते हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की बात, और आखिर किस लिए? एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो ये जो टर्म है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, ये क्या है? हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो उद्देशिका है, उसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करने का काम करेगा? इट हेल्प्स टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है कि एक सद्भावना का माहौल, एक हार्मनी लोगों के बीच क्रिएट हो सके। तो ये क्रिएट कैसे होगी? ये कैसे इंश्योर होगा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन? तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को भी उन फैक्टर्स को भी हमारे प्रियम्बल में बताया गया है। कौन से फैक्टर्स हैं? जैसा मैंने अभी टर्म यूज किया था, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये क्या है? दीज आर द फैक्टर्स थ्रू विच द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल इज इंश्योर्ड। तो जस्टिस, कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये तीन बातें कही गई। तो सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है? सामाजिक न्याय का अर्थ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना चाह रहा है जहां पर क्या होगा? किसी भी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, क्रीड के नाम पर, जेंडर के नाम पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। एक ऐसी सोसाइटी का निर्माण, एक जो उद्देशिका है वो ऐसी परिकल्पना करती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हम ऐसे समाज का निर्माण कर पाएंगे। तो यहाँ पर सोशल जस्टिस को इस तरह से आप समझेंगे। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक जस्टिस। व्हाट डज इकोनॉमिक जस्टिस मीन? इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हो गया कि there would be no discrimination or disparity on the basis of economic status of citizens। कौन कितना धनवान है, इससे डिस्क्रिमिनेशन, इस पैमाने पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यानी इनडायरेक्टली ये क्या कह रहा है?
जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में भी एक इम्पॉर्टेंट है प्रिंसिपल, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को भी कहीं ना कहीं ये बताने का काम कर रहा है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये क्या है, एक तरह का इकोनॉमिक जस्टिस। द नेक्स्ट इज पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आप लोगों का जो राजनीतिक भागीदारी का अधिकार है, जो राइट टू हैव पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल प्रोसेस, उसमें किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रिविलेज, किसी विशेषाधिकार को मानक बनाते हुए आप ऐसा नहीं करेंगे और सबको बराबरी का अधिकार रहेगा। इसके बाद एक टर्म है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी को अगर जनरल टर्म्स में समझा जाए तो इक्वालिटी का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी भी नागरिक को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, जो कि आर्टिकल 14 में एक्सप्लेन हुआ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सेपरेटली हम आर्टिकल 14 में डील करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला टर्म है लिबर्टी। व्हाट डज लिबर्टी मीन्स? लिबर्टी का मतलब, लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम of its citizen to choose the way to carry out life, to pursue various professions। तो यहाँ पर लिबर्टी का अर्थ इस सेंस में है। लिबर्टी और फ्रीडम में थोड़ा फर्क है। लिबर्टी किस तरह के फ्रीडम की बात करती है? अपने लॉ के रहते हुए जो लॉ अलाउ कर रहा है, ऐसे फ्रीडम को जब एक्सरसाइज किया जाए तो वो लिबर्टी कहलाता है। फ्रीडम, कुछ भी करने का अधिकार, आपको स्वतंत्रता नहीं कहा जाता है, वो लिबर्टी के दायरे में नहीं आएगा। इट शुड बी डन विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, लॉ के दायरे में रख कर आप करते हैं, उसकी बात प्रियम्बल करता है। और उसके बाद एक शब्द है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी वर्ड का मतलब कॉमन है, जैसा आप सब जानते हैं, इट मीन्स ब्रदरहुड, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, एक तरह का अटैचमेंट हमारे राष्ट्र के साथ, हमारे राष्ट्र में रहने वाले लोगों के साथ, ये फ्रेटर्निटी बताता है। तो हम देखेंगे कि इन सब शब्दों की, इन सब फैक्टर्स की बहुत बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। लिबर्टी इक्वलिटी के बिना अधूरी है, या इक्वलिटी लिबर्टी के बिना अधूरी है, उसी तरह फ्रेटर्निटी लिबर्टी के बिना अधूरी है। तो ये सब साथ मिलकर को एग्जिस्ट करते हैं, और प्रियम्बल ये कोशिश करता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को इन फैक्टर्स की मदद से अचीव कर पाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है और जिसको आपको जानना चाहिए, दैट इज द स्टेटस ऑफ प्रियम्बल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में उद्देशिका उद्देशिका का क्या स्थान है? तो स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, दो केसेस आपको याद रखने। एक केस है री बेरुबारी केस, और एक केस है केशवानंद भारती केस। बेरुबारी केस पहले का है। बेरुबारी केस में यह तय किया गया था, ये कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो संविधान की कुंजी है। प्रियम्बल इज अ की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर्स, ये बात कही गई थी। लेकिन इसमें यह भी कहा गया था साथ ही साथ कि इसको संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है, प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना जा सकता है। लेकिन उसके बाद एक बहुत लैंडमार्क केस आता है, केशवानंद भारती केस। यू ऑल मस्ट बी अवेयर विद द केस। आप सबको इसकी जानकारी होगी, नहीं भी होगी तो आपको होनी चाहिए। यू ऑल मस्ट नो द पर्टिकुलर्स ऑफ दिस केस। फिलहाल के लिए बस आपको इतना जानना है, क्योंकि इस केस में कई सारी बातें की गई थी। प्रियम्बल को लेकर जो बात की गई थी वो मैं अभी बता देता हूँ। उसमें यह कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे संविधान का पार्ट है, यानी जो बेरुबारी केस में कहा गया था उसके ठीक उलट यहाँ पर केशवानंद भारती में इस बात को क्लियर किया गया कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो
ये जो क्लियर करने का काम है इसके स्टेटस को, वो केशवानंद भारती है। लेकिन आपको दोनों ही मेंशन करना है। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें कहा गया था कि पार्ट नहीं है, या ये भी पूछा जा सकता है कि की टू द कॉन्स्टिट्यूशन किस केस में कहा गया, और फिर दोबारा ये पूछा जाएगा कि प्रियम्बल जो है किस केस में ये स्पष्ट किया गया था कि उद्देशिका जो है हमारे संविधान का भाग है। ठीक है। तो और साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि जो संविधान के डिफरेंट प्रोविजंस हैं उसको इंटरप्रेट करने में बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है प्रियम्बल। तो जो वर्ड्स हैं उनका इंटरप्रेशन प्रियम्बल को देखते हुए ही, प्रियम्बल में यूज़ किए गए वर्ड्स को देखते हुए ही किया जाएगा, इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए ही किया जाएगा। तो स्टेटस ऑफ प्रियम्बल भी हमने कवर किया। और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखनी वो आपको, और दैट इज अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। उद्देशिका में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रियम्बल का अमेंडमेंट सिर्फ एक बार हुआ है। प्रियम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस एंड दैट इज थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे संशोधन हुए थे और इमरजेंसी के दौर का ये संशोधन है और उसमें काफ़ी कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश की गई थी, जिसमें से एक ये भी था कि हम प्रियम्बल में कुछ वर्ड्स ऐड करेंगे। तो 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। कौन से 3 वर्ड्स हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन से वर्ड्स हैं? दैट इज फर्स्ट इज सोशलिस्ट, सेकेंड इज सेक्युलर एंड द थर्ड इज इंटीग्रिटी। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिसको हमारे उद्देशिका में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो पहले हमारे मूल संविधान में सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द था। इंडिया क्या है? इट इज़ अ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद क्या हो गया? सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और अंत में जो शब्द प्रयोग में लाए गए थे हमारी उद्देशिका में, उसमें यूनिटी, जो ऑब्जेक्टिव में डिस्कस कर रहा था वहाँ पर केवल यूनिटी ऑफ नेशन था। बाद में इसको यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन किया गया, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ मेजर क्वेश्चंस हैं जिसको हमने आज डिस्कस किया है प्रियम्बल से रिलेटेड। इट वाज योर फर्स्ट टॉपिक, और प्रियम्बल से रिलेटेड टॉपिक में आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रियम्बल, फैक्टर्स ऑफ द प्रियम्बल, फैक्टर मतलब फैक्टर्स विच आर इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रियम्बल। फिर हमने देखा स्टेटस ऑफ प्रियम्बल, फिर हमने देखा अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल, और हमने ये भी देखा कि द मीनिंग ऑफ सम ऑफ द कीवर्ड्स यूज्ड इन द प्रियम्बल। तो प्रियम्बल से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो आज हमने कवर करने का प्रयास किया है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रियम्बल इन दिस लेक्चर, और इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल है उसको भी हम लोगों ने देखा। अगले लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल राइट से शुरुआत करेंगे। तो आज के लेक्चर में प्रियम्बल। थैंक यू।